हेलो, वेलकम टू लॉ इन नटसेल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं द इंडियन एविडेंस एक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके एक ओवरव्यू के बारे में। इंडियन एविडेंस एक्ट का जो दूसरा नाम है वो है एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872। कोई भी एक्ट होता है उसका दूसरा नाम इस तरीके से होता है कि वो किस ईयर में पास हुआ और कितवें नंबर पर वो पास हुआ है। इंडियन एविडेंस एक्ट है वो 1872 में फर्स्ट नंबर पे पास हुआ था, तो इसका नाम हो गया एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872। इंडियन एविडेंस एक्ट सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग में काम आता है। जो वर्ड एविडेंस है वो लैटिन वर्ड एविड्रा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ल्यूसिडिटी। ल्यूसिडिटी का मतलब हो गया क्लियरिटी। ये 15 मार्च 1872 को इनेक्ट हुआ था और ये केम इनटू फोर्स 1 सितंबर 1872। फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जोनाथन फिट्जजेम्स स्टीफन। इंडियन एविडेंस एक्ट एक प्रोसीजर लॉ है और इसमें कुछ पार्ट है वो सब्सटेंटिव लॉ का भी है। प्रोसीजर लॉ का मतलब हो गया कि कोई भी जो लीगल प्रोसेस किस तरीके से होगी, जो लॉ इस बारे में बात करता है वो होता है प्रोसीजर लॉ। और जो लॉ किसी राइट, लाइबिलिटी या फिर ड्यूटी के बारे में बात करता है वो एक तरह का सब्सटेंटिव लॉ हो गया। फॉर एग्जांपल, जैसे जो इंडियन पिनल कोड है वो सब्सटेंटिव लॉ है, क्योंकि जैसे जो थेफ्ट होता है तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट दे रखे हैं थेफ्ट के, तो वो बात करता है कि भाई थेफ्ट ये होती है। लेकिन जो एविडेंस एक्ट है वो इस बारे में बात करता है कि किस तरीके से एविडेंस लिया जाएगा। तो ये एक प्रोसेस के बारे में बात करता है, इसलिए ये द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एक तरह का प्रोसीजर लॉ है। लेकिन जो कुछ पार्ट है इसका वो सब्सटेंटिव लॉ का भी है। एविडेंस एक्ट है वो लेक्स फॉरी लॉ है। लेक्स फॉरी लॉ का मतलब हो गया लॉ ऑफ द कोर्ट। लॉ ऑफ द कोर्ट का क्या मतलब हो गया, जैसे कोई इंडिया का कोई मैटर है तो उसके ऊपर इंडियन पिनल कोड के हिसाब से जो भी धाराएं वगैरह लगेगी। लेकिन कोई भी केस है वो इंडिया के अंदर चल रहा है लेकिन वो किसी बाहर की पार्टी का है। ऐसा हो सकता है कि किसी बाहर की पार्टी का हो या फिर उसके ऊपर कोई बाहर का फॉरेन का कोई लॉ अप्लाई हो रहा हो। वो फॉरेन का लॉ अप्लाई होगा लेकिन जो एविडेंस लेने की जो प्रोसेस होगी वो इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से ही होगी, क्योंकि वो इंडिया के अंदर चल रहा है। तो इसलिए ये लेक्स फॉरी लॉ है, लॉ ऑफ द कोर्ट। अब हम इंडियन एविडेंस एक्ट के फीचर के बारे में बात करते हैं। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो इंग्लिश कॉमन लॉ पर बेस है। इंग्लिश कॉमन लॉ का मतलब ये हो गया कि जो ब्रिटेन में जो कानून है वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर वहाँ पे केस किस तरीके से डिसाइड होते हैं। जो पिछली बार कोई भी केस हुआ था तो वो किस तरीके से डिसाइड किया गया था, वो एक कॉमन सेंस से एक डिसाइड हुआ था। तो ऐसे करते करते बहुत सारे केस आए होंगे और फिर उनमें अलग अलग तरीके से मतलब जज ने अपने माइंड के हिसाब से किस तरीके से एविडेंस लेना है, इस केस में क्या सज़ा वगैरह देनी है, तो वो उसमें डिसाइड करता है। फिर जब अगली बार केस आता है तो वो सोचते हैं कि पिछली बार किस तरीके से ये काम हुआ था, तो ये एक तरह कस्टम की तरह एक बन जाता है पूरा पूरा। तो अलग अलग तरीके, जब अलग अलग केस आए तो एक अलग अलग प्रिंसिपल बनते हैं, एक अलग अलग रूल बनते हैं। तो उन्हीं रूलों को एक बुक में लिख दिया और उसका नाम द इंडियन एविडेंस एक्ट के रूप में लिख दिया। मतलब ये एक इसका जो बेस है इंडियन एविडेंस एक्ट का वो इंग्लिश कॉमन लॉ है। एविडेंस एक्ट है वो कोर्ट मार्शल में भी लागू होता है, सिविल प्रोसीडिंग में और क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों में लागू होता है। कोर्ट मार्शल में लागू होता है, लेकिन जो नेवल डिसिप्लिन एक्ट, द आर्मी एक्ट, द एयरफोर्स एक्ट, इनमें जो कोर्ट मार्शल है उसके अलावा जो भी कोर्ट मार्शल है उसमें ये लागू होता है, बाकी इन तीनों में नहीं होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में डिस्कस करता है। 1872 में जब ये एक्ट बना था तब जो क्राइम था उसमें इलेक्ट्रॉनिक टूल्स का यूज़ नहीं हुआ करता था, लेकिन इस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉनिक टूल्स का काफ़ी यूज़ हो रहा है क्राइम करने में, तो इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है उनका भी इसमें लिया गया है। इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव लॉ। एग्जॉस्टिव लॉ का मतलब हो गया कि ये अपने आप में पूरा नहीं है। इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविज़न जब पढ़ेंगे तो उनके साथ में आपको आईपीसी के कुछ प्रोविज़न पढ़ने पड़ेंगे, कभी सीआरपीसी के, कभी सीपीसी के, तो ये अपने आप में पूरा नहीं है। ये जो एक्ट है वो पर्टिकुलरली एविडेंस क्या होता है और वो कोर्ट में किस तरीके से एडमिसिबल है या नहीं है इस बारे में बात करता है। और ये डायनेमिक इन नेचर है, जैसे जैसे जो क्राइम का नेचर बदलता रहता है उसके हिसाब से जो एविडेंस लेने की जो प्रोसेस है या फिर एविडेंस कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, ये बाय द टाइम इवॉल्व होता रहता है, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में चेंज भी होता है। अब हम बात करते हैं इसकी इंडेक्स के बारे में। इंडियन एविडेंस एक्ट में 3 पार्ट हैं, 11 चैप्टर हैं और 167 सेक्शन हैं। तो पार्ट 1 के बारे में बात करते हैं, इसमें 2 ही चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 बात करता है प्रिलिमिनरी के बारे में, इससे वो सेक्शन 1 से लेकर 4 के बीच में। दूसरा चैप्टर है वो बात करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में, जो कि 5 से लेकर 55 के बीच में है। पार्ट 1 पूरा हो गया, पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। पार्ट 2 में चैप्टर
3, 4, 5, 6 ये चैप्टर आते हैं इसके अंदर। थर्ड चैप्टर बात करता है फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। ऐसे बहुत सारे फैक्ट होते हैं जिनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आते हैं सेक्शन 56 से लेकर के 58 के बीच में। चैप्टर 4 बात करता है ओरल एविडेंस के बारे में, 59 और 60 सेक्शन इसका है। चैप्टर 5 बात करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, 61 से लेकर के 90A तक। फिर चैप्टर 6 बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, 91 से लेकर के 100 के बीच में। जो ओरल एविडेंस होता है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से थोड़ा कम होता है, उसकी जो वैल्यू कम होती है। तो वो कब कम होगी कब कम नहीं होगी, मतलब किस तरीके से ओरल एविडेंस होगा वो कम पड़ेगा, या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कब हावी होगा, तो ये चैप्टर 6 में बात किया गया है। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 3 के अंदर चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 इसके अंदर आते हैं। चैप्टर 7 बात करता है द बर्डन ऑफ प्रूफ, सेक्शन 101 से लेकर के 114A तक। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होगा कोई भी चीज़ को प्रूव करने की जो जिम्मेदारी होगी वो किस पार्टी के ऊपर होगी। चैप्टर 8 बात करता है एस्टोपल, 115 से लेकर के 117 के बीच में। चैप्टर 9 बात करता है विटनेसेस के बारे में, 118 से लेकर 134 के बीच में। चैप्टर 10 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के बारे में, किस तरीके से उनका एग्जामिनेशन होगा, 135 से लेकर के 166 के बीच में। चैप्टर 11 बात करता है इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, कोई एविडेंस जिसको लेना चाहिए उसको लिया नहीं, या फिर जिसको नहीं लेना चाहिए और उसको ले लिया, तो फिर उसके लिए फिर आगे क्या प्रोसेस है, इसके बारे में ये बात करता है। इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है 167।